गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं संदीप सावंत बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका आज की इस क्लास में। स्टूडेंट, आज हम जो टेस्ट अपने को क्लासेस में मिलता है SKPO 1AA ZKN, इस पीओ वाले टेस्ट का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। इसके अंदर 30 क्वेश्चन है पूरे सेट के अंदर, तो इसका सॉल्यूशन मैं आपको करवाने जा रहा हूँ। ठीक है, इसमें पैसेज भी हैं, एंटोनियम सिनोनियम सब कुछ है। चलिए स्टार्ट करते हैं कहानी को बिना कोई देरी किए। सबसे पहले आ रहा है, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो। है ना, पैसेज है बेटा, उसके आंसर्स हमें करने हैं। ठीक है, ये एक स्लाइड है बेटा पैसेज की, दूसरी स्लाइड है। ठीक है, दो स्लाइड के ऊपर ये पैसेज है, ये पूरा पढ़ना पड़ेगा, फिर इसके आंसर करने पड़ेंगे। स्टूडेंट, एक चीज समझना, पैसेज के अंदर 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनका आंसर मतलब वोकैबुलरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड होता है। अब मान लो, जैसे मान लो ये पैसेज है, इसकी फर्स्ट स्लाइड है बेटा, इसके ऊपर 4-5 वर्ड हाईलाइट किए गए हैं, जैसे ट्रांजेक्टरी वर्ड है, इमरजेंस वर्ड है, ट्रांसेंडिंग वर्ड है, स्प्लिटिंग वर्ड है। ठीक है, इनके एंटोनियम सिनोनियम्स पूछे गए हैं। पहले तो ये आसान आसान से क्वेश्चन देख लो कि क्या इस पैसेज से कोई एंटोनियम सिनोनियम्स के सवाल पूछे गए हैं। जैसे मान लो, इसका सबसे पहला क्वेश्चन आ गया, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। ठीक है, अब ये हमने पढ़ा ही नहीं अभी तक पैसेज, तो हमें क्या पता, सेकंड का भी नहीं पता, थर्ड का भी नहीं पता, फोर्थ का भी नहीं पता। फिफ्थ क्वेश्चन में कहा गया है, चूज द वर्ड विच इज मोस्ट नियरली द सेम इन द मीनिंग एज द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। है ना, मतलब सेम मीनिंग मतलब क्या बताना है, सिनोनियम्स बताना है बेटा। वर्ड है ट्रांजेक्टरी, कौन सा वर्ड है, ट्रांजेक्टरी। बेटा याद रखना, ट्रांजेक्टरी का मतलब पाथ होता है, कोई वे होता है, कोई रास्ता होता है। क्या होता है, पाथ होता है, वे होता है, कोई रास्ता होता है, ट्रांजेक्टरी। अब भाई इसका आंसर करना था, सिनोनिम्स बताना था, रिजल्ट तो होता है परिणाम, इसका आंसर नहीं आएगा। पाथ इसका आंसर आ जाएगा। प्रेसिडेंस का मतलब होता है बेटा इंपॉर्टेंस, किसी चीज की प्रायोरिटी, किसी चीज का महत्व, है ना, किसी चीज को ज्यादा प्रेफरेंस देना, आंसर नहीं आएगा। ट्रेडिशन बेटा परंपरा होती, रीति रिवाज होता है, आंसर नहीं आएगा। कॉन्सिक्वेंसेज परिणाम होते हैं, जब रिजल्ट ही आंसर नहीं बना तो फिर कॉन्सिक्वेंसेज आंसर कैसे बन जाएगा। तो एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर फिफ्थ का आंसर करने के लिए क्या पूरा पैसेज पढ़ने की जरूरत थी, नहीं थी, है ना। फिफ्थ का आंसर आ गया। सिक्स देखो, ट्रांसेंडिंग। बेटा ट्रांसेंडिंग का मतलब होता है किसी चीज को पार कर जाना। ठीक है, किसी चीज को पार कर जाना, किसी चीज को एक तरीके से लांघ जाना, है ना, ट्रेस पास कर जाना, एक तरीके से सरपास कर जाना किसी चीज को। तो किसी चीज को लांघ जाना, पार कर जाना बेटा, वो क्या होता है, वो सरपासिंग होता है। क्या होता है, सरपासिंग। सिनोनियम्स बताना था। रिवाइविंग होता है मतलब जिंदा रहने वाला, अपने आप को मतलब सॉरी मैं कह दूं कि रिवाइव होता है बेटा दोबारा से ना, जैसे रिवाइवल वर्ड सुना होगा, चीजों का दोबारा जिंदा हो जाना, है ना, रिवाइव, है ना, पुनर्जीवित हो जाना, रिवाइविंग कहलाता है। पायलटिंग का मतलब किसी चीज को संचालन करने वाला होता है, किसी चीज को चलाने वाला होता है, पायलट, है ना। जैसे काफी बार बस वाले भी लिखवा लेते हैं अपनी, जहाँ पे ड्राइवर बैठता है ऊपर लिखवा लेते हैं पायलट, है ना। एक जहाज का पायलट होता है, एरोप्लेन का पायलट होता है, तो मतलब किसी चीज को चलाने वाला पायलट होता है। इनकम्पासिंग का मतलब होता है बेटा घेर लेना। क्या होता है, घेर लेना, चीजों को घेर लेना होता है, लेकिन वो आंसर नहीं बनेगा। वाइडनिंग का मतलब होता है बेटा किसी चीज को चौड़ा करना, लेकिन वो आंसर नहीं बनेगा। हमें किसका मीनिंग बताना है, पार करने का मीनिंग बताना है, लांघने का मीनिंग बताना है, आंसर आएगा सरपासिंग। तो क्या सिक्स क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पैसेज पढ़ने की जरूरत थी, नहीं थी भाई, है ना। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर सेवंथ बनाइए एक बार, क्वेश्चन नंबर सेवंथ बनाइए। जो इमरजेंस वर्ड है बेटा, इसका मतलब होता है उभरना, चीजों का बढ़ना, चीजों का उदय होना, चीजों का राइज होना। तो बेटा इमरजेंस को कहते हैं चीजों का बढ़ना, उदय होना, राइज होना। कई बच्चे कैसे कहेंगे सर डेवलपमेंट क्यों नहीं आया, बेटा डेवलपमेंट तो विकास होता है, डेवलपमेंट क्या होता है, विकास है, लेकिन राइज का मतलब उभरना, वृद्धि करना। अच्छा एक बात हो रहा है, इस इमरजेंस वर्ड को पैसेज से पढ़ लो, फिर थोड़ा और अंदाजा आ जाएगा। देखो पैसेज में लिखा हुआ है इमरजेंस वर्ड, कहाँ पे लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ, ठीक है। जैसे इसको पढ़ के देखना, इन द लेटर इट वॉज अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ द इमरजेंस ऑफ बोर्जियोस। बेटा बोर्जियस का मतलब होता है पूंजीवादी, ठीक है, कि ये एक प्रोसेस थी कि जिसमें पूंजीवादी लोगों का क्या हुआ बेटा, उनका उदय हुआ था। ऑर्डर इन अपोजिशन ऑफ फ्यूडलिज्म, है ना, फ्यूडलिज्म के अपोजिशन में उनका उदय हुआ था। ठीक है, उनका राइज हुआ था, उनकी बढ़ोतरी हुई थी, है ना। तो बेटा यहाँ पे डेवलपमेंट वर्ड नहीं आएगा, उनका एक उदय हुआ, उनका राइज हुआ बेटा, न कि उनका मैं कह दूं कि कोई विकास हुआ। ठीक है, राइज का मतलब यहाँ पे बेटा ओरिजिन से है, और डेवलपमेंट का मतलब ओरिजिन नहीं होता, डेवलपमेंट का मतलब होता है ओरिजिन होने के बाद में काफी लंबा वक्त और धीरे धीरे चीजें सुधरना, है ना। तो ओरिजिन से चीज जनरेट हुई, से डेवलपमेंट नहीं आएगा बेटा। ऑनस्लाट आक्रमण करना, हमला करना होता नहीं आएगा। रियनेसेंस का मतलब रिवाइवल होता है बेटा, दोबारा से चीजों का जाग जाना, है ना, एक तरीके से पुनर्जागृत हो जाना चीजें। एक वर्ड और आ रहा है बेटा हमारे पास, IMPOSITUNE, है ना, इम्पोजिशन वर्ड भी हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इम्पोजिशन, जैसे एक वर्ड आता है बेटा इम्पोस्टर, ठीक है,
इम्पोजिशन का मतलब बेटा कुछ कुछ एक्यूजेशन से रिलेटेड होता है बेटा, इसे आरोप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसे बेटा आरोप कहा जाता है। ठीक है, इम्पोजिशन। तो सेवंथ का सिनोनियम बनेगा बेटा राइज, सिक्स्थ का बनेगा आपका सरपासिंग, और फिफ्थ का बनेगा आपका पाथ। ठीक है, और कोई वर्ड? अच्छा, इसमें 8 से 10 के बीच में पूछा गया है बेटा, क्या पूछे गए हैं? अपोजिट पूछे गए हैं। क्या पूछे गए हैं? अपोजिट मीनिंग वाले पूछे गए हैं। चलिए, स्प्लिटिंग। बेटा स्प्लिटिंग क्या होता है जानते हो? टुकड़ों में डिवाइड हो जाना, बंट जाना, है ना, टूट जाना, अलग अलग हो जाना। और इसका क्या बताना है? अपोजिट बताना है, एक हो जाना। आंसर बेटा यूनाइटिंग आ गया। क्या आ गया? यूनाइटिंग आ गया। अब बताओ, क्या 8th क्वेश्चन का आंसर करने के लिए पैसेज पढ़ना जरूरी है? नहीं है भाई, है ना। असेंबलिंग को गैदर होना कहते हैं। ठीक है, एडिंग जोड़ देना होता है, लेकिन एडिंग असल में ये जो बेटा स्प्लिटिंग वर्ड है, ये वहां पे पैसेज के मुताबिक है ना, पैसेज के मुताबिक अलग अलग लोगों को बंटने को बताता है। ठीक है, न कि ऐड मतलब जोड़ना, मतलब सब्सट्रैक्ट बोले तो माइनस करना, वो वाली सेंस नहीं है। यहाँ पे लोगों को स्प्लिट करने की बात है, अलग अलग धर्मों के अंदर स्प्लिट करने की बात है। और जहां पे ये लिखा गया है उस वर्ड को भी, आप उस लाइन को भी देख लेते हैं। स्प्लिट कहाँ लिखा गया है? ये रहा, देखो यहाँ पे लिखा गया है कि अटेम्प्टेड, एक प्रयास था, टू ब्रेक दिस इमर्जिंग नेशनल यूनिटी, मतलब जो उभरती हुई राष्ट्रीय एकता थी बेटा, उसको तोड़ने का प्रयास था। बाय स्प्लिटिंग पीपल, लोगों को टुकड़ों में बांट करके। तो लोगों टुकड़ों में बांट करके स्प्लिटिंग का अपोजिट पूछा है, तो बेटा क्या आएगा? यूनिफाइंग आएगा, यूनिटिंग आएगा, एक करना आएगा। ठीक है, न कि उन्हें इकट्ठा करना। ठीक है, इकट्ठा करना एक करने में बेटा फर्क है ना। अलग अलग मत के लोग भी कई बार इकट्ठा हो जाते हैं, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन यहाँ पे बात इकट्ठा करने से नहीं, बात उनको एक करने से है बेटा, है ना। एडिंग ऐसा नहीं कि किसी पानी के अंदर, आटे के अंदर, है ना, कोई आटे के अंदर पानी मिला दिया, ऐड कर दिया, वो वाली बात नहीं है बेटा। SEVERING बेटा सेवरिंग का मतलब ही होता है टुकड़े टुकड़े करना। ठीक है, कलेक्टिंग बेटा जैसे कॉइन्स को कलेक्ट किया जाता है। ठीक है, जैसे किसी, मैं कहता हूं कोई बुक्स को कलेक्ट किया गया है ना, कलेक्शन का मतलब होता है मतलब गणना करना, इकट्ठा करना। लेकिन कलेक्टिंग वर्ड्स इंसानों के लिए नहीं होता कि आदमियों को कलेक्ट किया गया, है ना, इंसानों को कलेक्ट किया गया ना बेटा। तो यहाँ पे कलेक्टिंग वर्ड नहीं आएगा। आंसर सबसे सही क्या होगा? यूनाइटिंग होगा। क्या होगा? यूनाइटिंग। नाइन्थ, नर्चरिंग। बेटा नर्चरिंग होता है पालन पोषण करना। नर्चरिंग की अगर सिनोनियम्स की बात करूं तो बेटा कल्टीवेटिंग वर्ड आ सकता है। नर्चरिंग के सिनोनियम की बात करूं तो बेटा फोस्टरिंग वर्ड आ सकता है। ठीक है, एक वर्ड है बेटा आपका वीकनिंग। वीकनिंग होता है बेटा कमजोर करना। ठीक है, एक वर्ड है डिमोलिशिंग। अच्छा, नर्चर का मतलब होता है उभरना, किसी का विकास करना। ठीक है, किसी को इमर्ज करना। और भाई इसका अपोजिट पूछा गया, अपोजिट आएगा बेटा क्या? डिमोलिशिंग। डिमोलिशिंग होता है बेटा नाश करना है, बर्बाद करना। क्या होता है? नाश करना है, बर्बाद करना। अब कई बच्चे कहेंगे सर कमजोर करना क्यों नहीं आया? बेटा कमजोर करना तो ताकतवर बनाने का अपोजिट है। किसी चीज को आप स्ट्रेंथन करते हो, उसका अपोजिट होता है वीकनिंग। ठीक है, तो ये तो स्ट्रेंथन का अपोजिट होता तो मैं मान लेता, अभी नहीं आएगा। ये दोनों सिनोनियम्स हो गए, कल्टीवेटिंग और फोस्टरिंग। किसके? नर्चरिंग के। पूछा है एंटोनियम, इसलिए सिनोनियम नहीं आ पाएंगे। दो नहीं बना, चार नहीं बना, एक नहीं बना। इसका पांचवें का मतलब जहर देना होता है, ये नहीं बनेगा। आंसर कौन सा बचा बेटा? थर्ड बचा, डिमोलिशिंग। डिमोलिशिंग होता है बर्बाद करना, नष्ट कर देना। ठीक है, 10th देखो बेटा, सबवर्ट। सबवर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? सबवर्ट का मतलब होता है पलटना किसी चीज को। सबवर्ट का मतलब होता है बेटा किसी चीज को कमजोर बनाना। क्या होता है? कमजोर बनाना, किसी चीज को पलट देना, सबवर्ट कहलाता है। और कमजोर बनाना, पलट देना किसी चीज को, किसी चीज को असहाय बना देना, कमजोर बना देना, वीक कर देना, इसका अपोजिट क्या आएगा बेटा? इसका अपोजिट स्ट्रेंथन आएगा। क्या आएगा? स्ट्रेंथन। ठीक है, ये सारी कहानी क्लियर है भाई? इतने क्वेश्चन क्लियर हो गए अपने? बेटा कनकर, कनकर मैंने काफी बार क्लासेस में पढ़ाया है। कनकर का मतलब होता है विजय हासिल करना। ठीक है, ही कनकर्ड माउंट एवरेस्ट, उसने माउंट एवरेस्ट को के ऊपर क्या कर ली? फतेह कर ली। तो कनकर फतेह करना होता है, आंसर नहीं बनेगा। ठीक है, इमानेट का जो, इमानेट जो मतलब है बेटा, इसका मतलब एग्जिट करना होता है। एक तरीके से मैं कह दूं बेटा क्या? निकालना होता है किसी चीज को। ठीक है, एक्सट्रैक्ट करना होता है। क्रिएट बनाना होता है, इसका आंसर नहीं बनेगा। एस्केलेट बेटा चीजों को तेज कर देना, लेकिन किस तरीके से कि चीजें खराब हो जाए। ठीक है, खराब करना। आपने बेटा एक नाम सुना होगा, बिगाड़ना। बिगाड़ना, है ना, मतलब एक वर्ड आता है ना, जैसे अपना एक VAT से अपना वैल्यू एडेड टैक्स वगैरह से आप बनाते हैं ना एक वर्ड। ठीक है, एग्रावेट। ठीक है, एग्रावेट होता है बेटा बिगाड़ना, चीजों को खराब कर देना। तो इसका एस्केलेट भी आंसर नहीं बना, इसका इमिनेंट निकालना भी आंसर नहीं बना, इसका क्रिएट नहीं बना, कनकर नहीं बना। क्या बनेगा बेटा? स्ट्रेंथन। स्ट्रेंथन होता है ताकतवर बनाना, और सबवर्ट होता है पलट देना, कमजोर बनाना, किसी को वीक करना। तो एक बात बताइए, 10वां क्वेश्चन हो गया, कोई पैसेज नहीं पढ़ा। 9th हो गया, कोई पैसेज नहीं पढ़ा। 8th क्वेश्चन हो गया, 7th हो गया, 6th हो गया, 5th हो गया। बेटा अब ये 4 क्वेश्चन बाकी हैं, इनके लिए हमें क्या पढ़ना पड़ेगा? पैसेज पढ़ना पड़ेगा। लेकिन सबसे बड़ी कहानी क्या?
जब भी पैसेज के क्वेश्चन आते हैं बेटा अपने को सबसे पहले पैसेज नहीं पढ़ना है, सबसे पहले जैसे 10 क्वेश्चन देखे उनमें पहले तो ये देखने एंटोनियम सिनोनिम के कितने क्वेश्चन है, पहले तो वो उड़ाओ जैसे मैंने भी किया, ठीक है, टाइम बचेगा। दूसरा क्या है बेटा, क्वेश्चन पढ़ो, फिर जाएंगे पैसेज के ऊपर। क्वेश्चन क्या कहता है देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द एडवांटेज ऑफ स्ट्रगल अगेंस्ट कोलोनियलिज्म, ठीक है बेटा, क्या एक एडवांटेज था स्ट्रगल का, किसके खिलाफ, कोलोनियलिज्म के खिलाफ, क्या एडवांटेज था इस स्ट्रगल का, ये हमें बताना है, इससे क्या फायदा मिला, ठीक है। ट्राइबल ग्रुप्स हेल्ड देयर सेपरेट आइडेंटिटी थ्रू आउट द स्ट्रगल। अच्छा एक बात बताइए भाई, ये मतलब अंग्रेजों के खिलाफ थोड़ी संघर्ष की कहानी है, इसमें अगर अलग अलग लोग मिलकर के अलग अलग आंदोलन करेंगे तो कामयाबी मिलेगी नहीं, ठीक है। इसने कहा गया कि क्या एडवांटेज मिला स्ट्रगल का, किसके खिलाफ, जो कॉलोनियल रूल था, जो ब्रिटिश रूल था उसके खिलाफ जो स्ट्रगल का हमें क्या एडवांटेज मिला। इसका एडवांटेज ये मिला क्या बेटा कि ट्राइबल ग्रुप्स जो थे उन्होंने अपनी अलग पहचान बना ली थी, वो दूसरी जातियों से अलग हो गए थे। बेटा सोच के देखो, अगर ये अलग चलेंगे तो फिर इसका एडवांटेज क्या मिला। और यहाँ पे देखना भाई, इस बात को आप पढ़ भी लेते हैं, कहीं ना कहीं लिखा भी आ जाएगा कि क्या एडवांटेज हमें मिला। एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल, unifying economic structures through the introduction of market relation, struggle against colonialism take the form of national struggle in each। ये देखो बेटा, यहाँ पे लाइन आई है, द स्ट्रगल अगेंस्ट colonialism consequently परिणाम स्वरूप took the form of a national struggle। बेटा जो संघर्ष शुरू किया गया था, जो आंदोलन शुरू किया गया था कॉलोनियलिज्म के खिलाफ, बेटा उसने एक फॉर्म, एक रूप धारण कर लिया था कि वो आंदोलन किस में बदल गया था, एक नेशनल स्ट्रगल में बदल गया था। इसका मतलब जो आंदोलन चला और उसने पूरा नेशनल स्ट्रगल, वो पूरा राष्ट्रीय आंदोलन बन गया, तो हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म, हर समुदाय के लोगों ने पार्टिसिपेट किया होगा, तभी एक बहुत बड़ा फायदा मिला होगा हमें, है ना। तो इस लाइन का मतलब क्या है देखो, फिर इसमें आगे लिखा भी गया है, इन ईच इंस्टांस, हर एक इंस्टांस से देखें, इन विच पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट ट्राइबल्स और लिंग्विस्टिक कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड। बेटा अलग अलग ट्राइब्स, अलग अलग जनजातियों के लोगों ने, अलग अलग भाषा बोलने वाले कम्युनिटी समुदायों ने बेटा पार्टिसिपेट किया। मतलब कुल मिलाकर के, है ना, जो भी किसी धर्म, समुदाय, जाति से था, सबने एक होकर के क्या लड़ा, नेशनल स्ट्रगल लड़ा। तो इसका क्या फायदा हमें मिला, देखो फायदा ये मिला कि हम सारे एकजुट हो गए भाई। तो ये कहता क्या एडवांटेज था, तो बेटा पहली लाइन तो एडवांटेज बनेगी नहीं, क्यों, क्योंकि इसने पहले में तो ये कह दिया कि ट्राइबल ग्रुप्स तो अपना अलग पहचान बना करके चल रहे थे नेशनल स्ट्रगल में। अगर वो अलग पहचान बना के चलेंगे तो फिर वो नेशनल स्ट्रगल जो मतलब वो जो आंदोलन चला था बेटा, वो राष्ट्रीय आंदोलन का रूप कैसे लेगा अगर सारे अलग अलग होंगे। तो फर्स्ट कैंसिल हो गया। सेकंड है कम्युनिटीज गोट डिवाइडेड। अरे भाई गलत बात, ये कह रहा है समुदाय डिवाइड हो गए, अरे नहीं हुए, वो तो एकजुट होकर लड़े थे। बैकवर्डनेस ऑफ ट्राइबल्स वाज इरेडिकेटेड। बेटा इस आंदोलन से जो ट्राइबल्स जनजातियां थी उनकी जो बैकवर्डनेस थी बेटा वो इरेडिकेटेड, खत्म हो गई थी। अरे भाई अभी तो वो आंदोलन चला ही था, क्या आंदोलन चलने के साथ ही उनकी बैकवर्डनेस खत्म हो गई, अरे भाई गलत बात है। ये फायदा हमें क्या मिला, फायदा मिला बेटा फोर्थ वाला, अवेयरनेस बियॉन्ड लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस आइडेंटिटी वाज जनरेटेड। ठीक है, ये कहता है बेटा लिंग्विस्टिक और रिलीजियस आइडेंटिटी को एक तरफ छोड़े तो सबसे बड़ी चीज जो हमें मिली क्या बेटा, अवेयरनेस वाज जनरेटेड। बेटा लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी कि अगर हमें आजाद होना है तो हमें ऐसे आजाद होना पड़ेगा, सबको एकजुट होकर के आजाद होना पड़ेगा, है ना। तो एक अवेयरनेस आ गई बेटा, ठीक है, किससे परे आ गई, धार्मिक पहचान और बेटा जो भाषीय पहचान थी उससे परे लोगों के अंदर एक जागरूकता पैदा होगी। और ये सबसे बड़ा फायदा किनको मिला बेटा, इंडियंस को मिला, कुछ ऐसा कहना चाहता है। सेकंड, हाउ डिड कॉलोनियल पावर रिएक्ट टू टोपल द एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल। अच्छा जी, ये कहता है कैसे, टोपल का मतलब होता है बेटा गिराना, ठीक है। ये कहता है कैसे कॉलोनियल पावर ने रिएक्ट किया, क्या गिराने में, किसको, एंटी कॉलोनियल स्ट्रक्चर को उन्होंने गिराया कैसे भाई, ठीक है, कैसे गिराया ये बताना पड़ेगा जी। अच्छा एक बात बताओ, इन्होंने, अच्छा हुआ क्या बेटा, जब कॉलोनियल पावर को दूर करने की बात की जा रही थी तो इन अंग्रेजों ने भी बड़ा दिमाग लगाया और इन्होंने एंटी कॉलोनियल जो अपना स्ट्रक्चर चल रहा था, एंटी कॉलोनियल जो स्ट्रक्चर चल रहा था उसको कैसे गिराने का प्रयास किया। और बेटा अंग्रेजों ने एक रूल चलाया, क्या, फूट डालो राज करो, याद है। इन्होंने देखा कि नेशनल स्ट्रगल इतना बढ़ गया है तो इस एंटी कॉलोनियल स्ट्रक्चर को कैसे गिराया जाए,
और इन्होंने बेटा अलग अलग धर्मों में, जातियों में लोगों को बांटना शुरू कर दिया। हिंदू अलग, सिख अलग, मुस्लिम अलग, ईसाई अलग, है ना, सबको बांट दिया और उन्हें सबको अपने अपने लालच दे दिए, है ना, कि तू हिंदुओं का चौधरी है, तू मुसलमानों का चौधरी है, तू सिखों का है, तू ईसाइयों का है। अब ये कहता है कि कैसे कॉलोनियल पावर ने टोपल गिराया, किसको, एंटी कॉलोनियल स्ट्रक्चर को गिराया कैसे। तो बेटा यहाँ पे देखना पड़ेगा, इसके अंदर हमें पैसेज में देखना पड़ेगा कि इन्होंने कैसे गिराने का प्रयास किया। कोई लाइनें हमें यहाँ पे अब देखनी पड़ेगी। देखो बेटा यहाँ पे शायद एक बहुत जैसे मान लो इससे पहले भी एक लाइन आ जाएगी आई थिंक, ठीक है, कि कैसे इन्होंने गिराया लोगों को। ये देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है बेटा, अटेम्प्ट, इन्होंने प्रयास किया टू ब्रेक दिस इमर्जिंग नेशनल यूनिटी। बेटा जो ये आंदोलन जो बड़ा तेज होता जा रहा था, इन्होंने, अंग्रेजों ने गिराने का प्रयास किया बाय स्प्लिटिंग पीपल, लोगों को बांट बांट करके, लोगों को डिवाइड करके गिराने का प्रयास किया। तो आंसर मिल गया भाई, आंसर अगर मिल गया तो सेकंड का आंसर देखो क्या आएगा, बाय स्प्लिटिंग पीपल ऑन द बेसिस ऑफ देयर फाइनेंशियल पोजीशन। बेटा फाइनेंशियल पोजीशन पे थोड़ी ना, मतलब उनको बांटा था अंग्रेजों ने, गलत बात है। बाय यूजिंग टेम्पटिंग इकोनॉमिक स्ट्रेटजीज, मतलब लोगों को आर्थिक रणनीतियां बताई थी क्या टेम्प्ट करने की, मतलब उनसे लोगों को उन्होंने लुभाया था कि आपको मंत्री बना देंगे, इतने हजार पैसे दे देंगे ना। बेटा ये भी नहीं किया अंग्रेजों ने काम। बाय क्रिएटिंग लिंग्विस्टिक, ट्राइबल और रिलीजियस डिवाइड्स, बेटा बिल्कुल सही बात है। इन बंदों ने क्या किया बेटा, जाति, एक तो मतलब धार्मिक आधार पर बंटवारा कर दिया लोगों का, ट्राइबल जनजातीय लोग अलग हो गए, और लिंग्विस्टिक, अलग अलग भाषा बोलने वालों को क्या कह दिया कि तुम तो हरियाणवी बोलते हो, तुम तो हरियाणा के हो, तुम क्यों पंजाब के साथ लग रहे हो भाई। पंजाब वालों को कह दिया तुम तो पंजाबी लोग हो, तुम्हारी तो पंजाबी भाषा, क्यों हरियाणा वालों का साथ दे रहे हो, है ना, तुम तुम्हारा स्टेट संभालो, ये अपना स्टेट संभालेंगे। इसका मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्रिएट की बेटा लोगों के बीच में लिंग्विस्टिक, ट्राइबल और रिलीजियस डिवाइड्स को क्रिएट किया, और उसकी वजह से बेटा क्या था, जो एंटी कॉलोनियल स्ट्रक्चर चल रहा था बेटा, उसको गिराने का उन्होंने प्रयास किया लोगों को बांट करके। थर्ड पे आ जाइए, द ऑथर हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ एंगोला, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू, ठीक है, बताइए शाबाश बेटा, इन ऑप्शंस को एक बार पढ़िए, जल्दी से इन ऑप्शंस को एक बार पढ़ लीजिए। बेटा सबसे पहले तो वर्ड देख लीजिए, एंगोला, साउथ अफ्रीका कहाँ पे लिखे गए हैं, पैसेज के अंदर एंगोला और साउथ अफ्रीका कहाँ पे लिखे गए हैं, ये रहा जी। एक वर्ड लिखा गया बेटा मोडुस ऑपरेंडी, इसका मतलब होता है ऑपरेशन, जो अभियान वो चला रहे थे। ऑफ दिस स्प्लिटिंग वाज नॉट जस्ट थ्रू पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, बेटा वो लोगों को बांटने का अभियान केवल पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, मतलब राजनीतिक हस्तक्षेप से ही लोगों को नहीं बांट रहे थे, ठीक है। जैसा कि उन्होंने क्या किया, जैसा कि उन्होंने एंगोला, साउथ अफ्रीका एंड होस्ट ऑफ अदर कंट्रीज, ठीक है, मतलब वो राजनीतिक तौर पे भी मतलब लोगों को बांट रहे थे। एंगोला अलग समुदाय है, साउथ अफ्रीका का अलग इलाका बना दिया, ठीक है, दूसरे देशों को अलग अलग कर दिया, ठीक है। फिर कहता है एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस मॉडस ऑपरेंडी वाज थ्रू नर्चरिंग अ historiography that just denied the existence of any overarching national consequences। बेटा इन्होंने तो मना कर दिया, इन्होंने कहा कि भाई दुनिया में नेशनल कॉन्शियसनेस नाम की कोई चीज नहीं है, मतलब तुम क्या ये राष्ट्रीय आंदोलन चला रहे हो, क्या ये इकट्ठे हो रहे हो तुम, है ना, कैसे इकट्ठे हो गए, साउथ अफ्रीका वाले अलग हैं, ये अलग है, लोगों को बार बार गुमराह किया गया कि सब अलग अलग बैठे और तुम एक होकर आंदोलन चला रहे हो, ऐसा कोई आंदोलन दुनिया में कभी चला ही नहीं, ना कभी लोग कामयाब हुए, है ना। तो इस प्रकार से बातें की जा रही है। तो यहाँ पे देखो भाई क्या लिखा गया, इसका मतलब ये जो लाइन लिखी है ना, एंगोला, साउथ अफ्रीका, ठीक है, और दूसरे कंट्रीज, ये किस लिए लिखी गई, देखते हैं, ये लिखी गई बेटा उनको बांटने के लिए। द ऑथर हैज गिवन द एग्जांपल ऑफ एंगोला, साउथ अफ्रीका एक्सेट्रा इन ऑर्डर टू, क्या बताने के लिए ऑथर ने ये दो तीन स्टेट्स के बेटा, दो तीन जातियों के, फिर जो भी है इनके नाम लिखे, किस चीज के लिए बताए, ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटीज ऑफ टैक्टिक्स यूज्ड बाय द रूलर्स ऑफ कॉलोनीज। सही बात है बेटा, बेटा जो कॉलोनीज के जो रूलर्स थे, मतलब जो अंग्रेज लोग थे, उनके द्वारा टैक्टिक्स यूज की जाती थी, कैसी, ब्रिंग आउट द सिमिलैरिटीज ऑफ टैक्टिक्स, कुछ इस प्रकार की टैक्टिक्स मतलब सिमिलैरिटी वाली यूज की जाती थी, टू डिवाइड द नेटिव्स, मतलब हिंदुस्तान के लोगों को डिवाइड करने के लिए टैक्टिक्स यूज कर रहे थे, कि अंगोला अलग समुदाय बना हुआ है, साउथ अफ्रीका में अलग समुदाय के लोग हैं, सबके अपने अपने धर्म है, सबका अपना अपना इलाका है, सबके अपने अलग अलग पावर हैं, सबके अपने अलग अलग चौधरी हैं, है ना। तो इस तरीके से बेटा क्या कर रहे थे, वो डिवाइड ही तो कर रहे थे, और ये सारा पैराग्राफ भी तो इसी के ऊपर है। फिर कहता है एम्फासाइज हाउ नेशनलिज्म हैज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट एंड कैपिटलिज्म हैज बोर्न रूट्स। बेटा एक बात तो है, इस बात पे तो हालांकि उन्होंने थोड़ा जोर भी दिया था, क्या,
उन्होंने हमारे इंडियंस को कहा कि कैसे नेशनलिज्म हैज बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट, कि राष्ट्रवाद की भावना तो लगभग दुनिया में विलुप्त हो चुकी है, सारे अलग अलग बन के बैठे हैं और तुम हिंदुस्तान में एक आंदोलन चला रहे हो। चलो इतनी बात तो सही थी, लेकिन बेटा उन्होंने कैपिटलिज्म हैज बोर्न रूट्स, कि पूंजीवादी चीजों ने अपनी जड़ें जमा ली है, इसके ऊपर पैसेज में ज्यादा बातें नहीं है, बस बांटने बांटने की बात है, इसलिए गलत हो गया। थर्ड है, सपोर्ट द आर्ग्यूमेंट दैट फ्यूडलिज्म वाज अपोज्ड बाय पीपल इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज आल्सो। अच्छा, इसमें ये कहा गया है कि मतलब इन्होंने एंगोला और साउथ अफ्रीका का जो जिक्र किया बेटा, वो इसके लिए जिक्र किया था फ्यूडलिज्म वो सपोर्टेड? अरे नहीं भाई, इसके लिए थोड़ी ना जिक्र किया था बेटा, इसने किसके लिए जिक्र किया था देख लो। इन्होंने ये नाम किसके लिए लेके आए थे? ये नाम लेकर के आए थे क्या, कि कि किसी भी प्रकार का एग्जिस्टेंस नहीं है दुनिया में, ठीक है, कि नेशनल स्ट्रगल के जैसा, ठीक है, कि मतलब तुम तो बेवजह नेशनल स्ट्रगल चला रहे हो, आगे लिख भी रखा है, द नेशनल स्ट्रगल, द नेशनल कॉन्सियसनेस, द नेशनल स्ट्रगल, द नेशनल मूवमेंट वर गिवन अ ट्राइबल और रिलीजियस करेक्टर। बेटा बाद में इन अंग्रेजों ने इस आंदोलन को ट्राइबल और रिलीजियस करेक्टर दे दिया, एक धर्म की संज्ञा दे दी, कि ये तो कुछ धर्म चलाने वाले बंदे आंदोलन चला रहे हैं और तुम्हें वैसे ही साथ में लपेट रहे हैं, है ना, भारतीयों को भारतीयों से भिड़ा दिया भाई, वही कहानी है, फूट डालो राज करो। तो इसमें कहां से ये बात आ जाएगी, कौन सी, कि कि इन्होंने एक, मैं कह दूं कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज के अंदर भी ऐसा किया था? नहीं बेटा, ऐसी कोई बात ही नहीं है। ले स्ट्रेस ऑन द फैक्ट दैट ट्राइबल्स इन दोज कंट्रीज वर डिवाइडेड ऑन अकाउंट ऑफ लैंग्वेज, गलत बात है बेटा, ठीक है। मतलब इससे ये नहीं कहना चाहते थे कि भाषा के आधार पे लोग बंटे हैं ना, इससे कहना चाहते थे कि नेशनलिज्म नाम की कोई चीज नहीं है, ठीक है, इसमें भाषा का ज्यादा जिक्र नहीं था, मतलब धर्म के नाम पे ज्यादा बांटा गया था बेटा, ठीक है। तो आंसर आएगा इसका क्या, थर्ड का फर्स्ट। फोर्थ, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिलेशन इन प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन? अच्छा, अभी देखना पड़ेगा बेटा कहाँ पे इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिलेशन लिखा गया है, प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, व्हाट वाज द रोल ऑफ इंट्रोडक्शन ऑफ मार्केट रिलेशन। ये कहता है जो मार्केट रिलेशन का कॉन्सेप्ट आया ना, उसका क्या रोल था मार्केट रिलेशन वाले कॉन्सेप्ट का क्या करने में, इन द प्रोसेस ऑफ इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, ठीक है। जो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की प्रोसेस थी बेटा, उसमें मार्केट रिलेशन का इंट्रोडक्शन होना, इसका क्या रोल था? इट हैड different impacts in all colonial exercises. It overthrew the capitalist approach in third world countries. अच्छा, ये वर्ड देखना पड़ेगा बेटा, मार्केट रिलेशन कहाँ पे लिखा गया है, अब इसको देखना पड़ेगा हमें, मार्केट रिलेशन कहाँ पे लिखा गया है। ये लिखा गया जी, ये देखो, मैं इसको यहाँ से थोड़ा सा हटा देता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखना, यहाँ पे लिखा गया है देखना, द इम्पैक्ट ऑफ colonialism दो इट डिफर्ड अक्रॉस कंट्रीज, ठीक है। आप इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म के बाद सीधा वर्ब पढ़ सकते हो, हैड ऑन द होल बीन इन डायरेक्शन, मतलब इम्पैक्ट कॉलोनियलिज्म का जो इस दिशा में था, किस दिशा में, ट्रांसेंडिंग मतलब पार करना, लोकलिज्म मतलब लोकलिज्म को उखाड़ फेंको, लोकलिज्म को क्या कर दो, ट्रांसेंडिंग मतलब उससे हद पार कर जाओ, एंड यूनिफाइंग और जोड़ो सुपर लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स थ्रू द इंट्रोडक्शन ऑफ, अच्छा, तो बेटा मार्केट रिलेशन का इंट्रोडक्शन करके पता है किसको जोड़ा जा रहा था, इसको जोड़ा जा रहा था बेटा, यूनिफाइंग किया जा रहा था किसको, सुप्रा लोकल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को यूनिफाइंग करने की बात थी, किसके थ्रू, मार्केट रिलेशन का इंट्रोडक्शन करके, मतलब इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को यूनिफाइंग किया जा रहा था। तो देख लो भाई, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को यूनिफाइंग करने, ये रहा बेटा, यूनिफाई द इकोनॉमिक स्ट्रक्चर, आंसर कौन सा आ गया, फोर्थ आ गया भाई, है ना। तो इकोनॉमिक इंटीग्रेशन की प्रोसेस के अंदर मार्केट रिलेशन के इंट्रोडक्शन की जो भूमिका थी वो थी क्या, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर्स को यूनिफाई करना बेटा, क्या करना, यूनिफाई करना, है ना। इट ब्रोक द सेकल्स ऑफ लोकलिज्म, बिल्कुल सही बात है बेटा, इसने लोकलिज्म को खत्म करने की कोशिश की और इसने इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को एक करने की कोशिश की, यही यहाँ पे लिखा गया है देख लो, कि भाई इसने ट्रांसेंडिंग, है ना, इसने लोकलिज्म को पार करने की कोशिश की, खत्म करने की कोशिश की और यूनिफाई करने की कोशिश की, किसको, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को, ठीक है जी। तो हमारा फर्स्ट का आंसर आ गया बेटा फोर्थ, सेकंड का आंसर बना थर्ड, थर्ड क्वेश्चन का आंसर बना बेटा फर्स्ट, फोर्थ का आंसर बना फोर्थ और फिफ्थ का आंसर हमारा बना आपका पाथ, और सिक्स्थ का कौन सा बना, सरपासिंग, सेवंथ का राइज, एट्थ का आपका यूनिटिंग और नाइन्थ का डिमोलिशिंग और टेंथ का स्ट्रेंथ। चलिए जी, पैसेज अपना कंप्लीट हो गया, फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
आ जाइए। स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी इज डैश इन डिमांड इन द व्यू ऑफ, स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी इज, बेटा क्लोज टेस्ट है। अच्छा बेटा आगे एक वर्ड लिखा गया इन डिमांड, मतलब बेटा जो अकाउंटेंसी की जो पढ़ाई है ना बेटा, उसकी डिमांड कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। इन द व्यू ऑफ डिमांड ऑफ ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन आवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में तरह तरह की कॉम्प्लेक्सिटी आ रही है, उस उन कॉम्प्लेक्सिटीज को दूर करने के लिए, उनसे निपटने के लिए बेटा एक डिमांड भी बढ़ती जा रही है। और किस चीज की डिमांड बढ़ती जा रही है बेटा, वो जो डिमांड बढ़ती जा रही है बेटा, वो बढ़ती जा रही है आपकी, ठीक है, अकाउंटेंसी की स्टडी की डिमांड बढ़ती जा रही है। अगर ये बढ़ती जा रही है तो बेटा प्रोग्रेसिंग, प्रोग्रेसिंग तो कोई प्रोसेस का चलना होता है। पावरिंग वो ताकतवर होती जा रही है, नहीं बेटा वो क्या होती जा रही है, वो ग्रोइंग होती जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा कि हमें जो बेटा अकाउंटेंसी की स्टडी है वो बढ़ती जा रही है ना, मूविंग बेटा, वो कहीं जा थोड़ी ना, वो हिसाब से सिरसा सिरसा थोड़ी ना जा रही है, ठीक है, गेटिंग भी नहीं होगा। द स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी इज ग्रोइंग इन डिमांड इन द व्यू ऑफ द डिमांड ऑफ ग्रेटर कॉम्प्लेक्सिटी इन अवर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है जी। नेक्स्ट पे आइए। Formerly, a dash of day-to-day income and expenditure was more than sufficient. Formerly, a map of, अच्छा डे टू डे इनकम का मैप, गलत बात है। डे टू डे इनकम का मिक्सचर, अरे भाई मिक्सचर क्या, इसमें कोई सोडियम क्लोराइड ऐसा वैसा थोड़ी ना मिलाना है। डे टू डे इनकम का कोई मेजर पैमाना, डे टू डे इनकम की ट्रांजैक्शन ना बेटा। बेटा होता क्या है बेटा, यहाँ पे एक वर्ड लिख दिया स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी, और बेटा स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी में डे टू डे इनकम का रिकॉर्ड क्या होता है, अकाउंट होता है। तो यहाँ पे वर्ड क्या आएगा बेटा, रिकॉर्ड आएगा। फॉर्मरली अ रिकॉर्ड ऑफ डे टू डे इनकम एंड एक्सपेंडिचर वाज मोर देन सफिशिएंट, ठीक है, वो मतलब कहीं ज्यादा था। अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे हैज टू, नेक्स्ट पे आइए, टू के बाद वी1 आएगा, ठीक है जी। ये कहता है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को आज हैज टू करना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, हैज टू गैदर, इकट्ठा करना पड़ता है, अ क्लियर अकाउंट ऑफ मनी इट यूजेस। अच्छा जिस मनी को ये, अच्छा एक बात बताओ बेटा, जिस पैसे को ये यूज करता है, क्या उस पैसे को इकट्ठा करना पड़ता है एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को? अरे भाई अगर वो पैसा यूज ही कर रहा तो इकट्ठा तो है ही उसके पास, गलत बात है। उस पैसे को ऑब्जर्व करना पड़ता है, अरे नहीं। उस पैसे को ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, अरे नहीं भाई। एसिमिलेट का मतलब होता है गैदर करना, देखो भाई सीधी सी बात है, अगर गैदर करना हटा दिया तो एसिमिलेट भी हट जाएगा, क्योंकि इसका मतलब भी गैदर करना होता है, इकट्ठा करना होता है। अब बेटा हमें है ना अकाउंटेंसी के जरिए मेंटेन करना होता है क्लियर अकाउंट मनी का, ठीक है। तो यहाँ पे अ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन टुडे हैज टू मेंटेन अ क्लियर अकाउंट ऑफ मनी इट यूजेस, उसे उस वो जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है जो पैसा यूज करता है बेटा, उसका क्लियर अकाउंट उसे मेंटेन करना पड़ता है। ये होती स्टडी ऑफ अकाउंटेंसी, ठीक है। द अमाउंट्स दैट ओविंग टू इट, और वो अमाउंट भी बेटा जो उसको ओविंग, उसको अदा करना है कहीं, है ना। द अमाउंट दैट इट ओव्स टू अदर्स, ठीक है, वो अमाउंट भी जो दूसरों से ओव्स करना चाहता है, ठीक है। द प्रॉफिट और लॉस इट हैज मेड, ठीक है, इसके अंदर सारी चीजें आती है, प्रॉफिट एंड लॉस इट हैज मेड, कि भाई कितना इस ऑर्गेनाइजेशन को प्रॉफिट लॉस हुआ है। और फिर आगे क्या कह रहा है, एंड द डैश इट एम्प्लॉयज, और द स्ट्रेंथ इट एम्प्लॉयज, द प्रिंसिपल स्ट्रेटजीज। एक बात बताओ यार, यहाँ पे बात पैसे के लेन देन की थी, भाई कितना पैसा वो यूज करता है, कितना पैसा दूसरों से मांगता है, कितना पैसा उसको किसी को उधार देना है, ठीक है, कितना उसे प्रॉफिट लॉस हो गया है। एंड द डैश ऑफ इट एम्प्लॉयज, एंड द स्ट्रेंथ, इस पैसे की स्ट्रेंथ की जिक्र की जा रही है, नहीं भाई स्ट्रेटजीज की, नो बेटा, यहाँ पे एक वर्ड आएगा कैपिटल, एंड द कैपिटल इट एम्प्लॉयज, और कितना पैसा अभी इसके पास है, कितना इसे आगे लगाना है, कितना कर्मचारियों को देना है, ठीक है। एंड द कैपिटल इट एम्प्लॉयज, है ना। तो यहाँ पे बात मनी की चली थी, वो बात पैसे पे, अथॉरिटी का मतलब नहीं है बेटा, प्रिंसिपल सिद्धांतों का मतलब नहीं है, ठीक है। लॉस, और यहाँ पे वैसे भी लिख दिया प्रॉफिट और लॉस इट हैज मेड, कितना प्रॉफिट लॉस इसको हुआ है। एंड द कैपिटल इट एम्प्लॉयज, है ना, और कितना बेटा इसे एम्प्लॉय करना है, अपना कैपिटल, अपनी पूंजी। तो मनी की बात चल रही थी, तो पूंजी की बात कैपिटल से आएगी, 14 का फर्स्ट आएगा। नेक्स्ट देखो, विदाउट अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ अकाउंटिंग नो बिजनेसमैन, मतलब बिना किसी साइंटिफिक स्टडी के, अकाउंटिंग की बिना, मतलब अकाउंटिंग की साइंटिफिक सिस्टम के बिना कोई भी बिजनेसमैन कैन बी फुली, वो फुली नहीं हो सकता, क्या नहीं हो सकता, डैश ऑफ हिज रियल फाइनेंशियल पोजीशन एंड रन हिज ऑर्गेनाइजेशन, मतलब भाई वो अपना ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से नहीं चला सकता अगर उसके पास साइंटिफिक सिस्टम नहीं है अकाउंटिंग का। तो देखो भाई यहाँ पे बेटा ऑफ वर्ड भी आ गया, ओ सॉरी यहाँ पे कौन सा वर्ड आ गया बेटा, ऑफ प्रेपोजिशन आ गई। तो बेटा इग्नोरेंट ऑफ,
तो कोई भी बिजनेसमैन पूर्णतः इग्नोरेंट ऑफ मतलब अनजान नहीं हो सकता, गलत बात है। कैन बी फुल्ली प्रिपेयर्ड मतलब वो मतलब अगर उसे अकाउंटेंसी की साइंटिफिक सिस्टम का पता नहीं है तो वो कैन बी फुल्ली प्रिपेयर्ड, वो अच्छे से तैयार नहीं हो सकता। बेटा अगर ऑफ आ गया तो बेटा यहाँ पे एक वर्ड आएगा अवेयर। क्या आएगा? अवेयर ऑफ भी होता है, आपने सुना है ना? तो कहता है नो बिजनेसमैन कैन बी फुल्ली अवेयर ऑफ हिज फाइनेंशियल पोजीशन। सही बात है यार। एक बात बताओ, जब तक अच्छे से अकाउंटिंग नहीं करेगा तो अपनी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में अवेयर नहीं होगा। उसे पता नहीं चलेगा कितना तेरे पास बकाया है, कितना लोगों को देना है, कितना अगले महीने आएगा, कितना खर्च कर दिया, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है। ठीक है भाई, कहाँ स्टैंड कर रहा है तू, है ना? कहीं उसे पता ही ना चले और उसने करोड़ों अरबों रुपए खर्च कर रखे हो, उसे पता चले ही ना कि तेरा प्रॉफिट लॉस कितना हो रहा है ना? इसका मतलब है कि कोई भी बिजनेसमैन है ना फुल्ली अवेयर नहीं हो सकता अपनी अच्छी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में कि वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है अभी फिलहाल, और वो अच्छे से अपने ऑर्गेनाइजेशन को नहीं चला सकता। कब? जब तक वो अवेयर नहीं होता है किसके बारे में? साइंटिफिक सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग के बारे में जब तक वो अवेयर नहीं होता है ना? तब तक वो अपना बिजनेस अच्छे से नहीं चला सकता। तो बेटा अलर्ट और विजिलेंट है ना, चौकस और चौकन्ना होने की बात यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अवेयर ऑफ है ना, जब तक वो ध्यान नहीं देता है ना? और अगर आप विजिलेंट और अलर्ट लिखोगे बेटा इनके साथ प्रेपोजिशन टू आएगी, विजिलेंट टू और अलर्ट टू समथिंग, है ना? तो ये हो गया जब 16 से 20 के क्वेश्चन है बेटा। एरर के क्वेश्चन आ गए, कॉमन एरर के। ही वाज अपसेट बिकॉज ही हैड नेवर इन सच अ पिक्यूलियर सिचुएशन बिफोर। बेटा वो इसलिए अपसेट था क्योंकि उसने इससे पहले कभी ऐसी सिचुएशन में वो नहीं गया था। इससे पहले वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं गया था। बेटा बिफोर आ गया, बेटा परफेक्ट टेंस यूज होगा। क्या यूज होगा? परफेक्ट टेंस। इसने ही हैड नेवर लिख दिया, हैड ही मेन वर्ब बना दी, परफेक्ट तो बनाया नहीं। बेटा लिखना क्या पड़ेगा? ही हैड नेवर बीन। ही हैड नेवर, यहां पे बेटा इन से पहले बीन आएगा। ही हैड नेवर बीन इन सच अ पिक्यूलियर सिचुएशन बिफोर। वो अपसेट था क्योंकि इससे पहले वो कभी ऐसी सिचुएशन में नहीं गया था, उसने कभी ऐसी चीज नहीं फेस की थी, है ना? परफेक्ट बनाना पड़ेगा ना बेटा, पास्ट परफेक्ट टेंस बनेगा, बिकॉज ही हैड नेवर बीन इन सच अ पिक्यूलियर सिचुएशन बिफोर। एरर थर्ड पार्ट में है। 17th, he failed explaining why he could not complete the important assignment within the given time limit. He failed, बेटा he failed explaining नहीं बेटा, he failed to explain, he failed to explain। बेटा ये जो वर्ब है ना, ये अपने साथ मांगेगी क्या? ये मांगेगी बेटा टू इन्फिनिटिव। क्या मांगेगी अपने साथ? टू इन्फिनिटिव मांगेगी बेटा, है ना? ही फेल्ड एक्सप्लेन नहीं, ही फेल्ड टू एक्सप्लेन। ठीक है, व्हाई ही कुड नॉट कंप्लीट, वो इस बात को एक्सप्लेन करने में असफल हो गया कि क्यों वो पूरा नहीं कर सका था इंपॉर्टेंट असाइनमेंट विद इन द गिवन टाइम लिमिट। ही फेल्ड एक्सप्लेनिंग। बेटा ये जो वर्ब है ना, कुछ कुछ अपने साथ जीरन लेती है और कुछ अपने साथ टू इन्फिनिटिव लेती है ना? टू इन्फिनिटिव असल में होता है बेटा फ्यूचर ऑफ मेन वर्ब, है ना? जो मेन वर्ब है ना बेटा फेल्ड, इसका फ्यूचर। ठीक है, वो फेल पहले हुआ, एक्सप्लेन तो उसने बाद में किया ना। ठीक है, मतलब वो पहले असफल हुआ, फिर उसने कहा कि मैं असफल क्यों हुआ। ठीक है ना? तो भाई इसमें क्या चाहिएगा अपने को? टू इन्फिनिटिव चाहिएगा। ही फेल टू एक्सप्लेन होगा, फर्स्ट पार्ट में एरर है। 18th, his decision of his decision of quitting the present job before he will get a new job is not admirable। उसका फैसला क्विट करने का प्रेजेंट जॉब को, ठीक है, बिफोर। बेटा बिफोर कंजंक्शन है, बिफोर से स्टार्ट होने वाला क्लोज होगा सबऑर्डिनेट क्लोज, और बिफोर सबऑर्डिनेट कंजंक्शन। सबऑर्डिनेट क्लोज के अंदर विल शेल का इस्तेमाल नहीं किया जाता, नहीं किया जाता तो भाई विल हटेगा और गेट का क्या बनेगा? गेट्स बनेगा। क्या बनेगा? गेट्स। कौन से पार्ट में एरर है? थर्ड पार्ट में एरर है। ठीक है। 19th, had all of them gone there with the books it could have impressed the delegates। यदि वहां पे जाने वाले हैं ना सारे अपनी बुक्स के साथ जाते, इट कुड हैव इम्प्रेस या इम्प्रेस कर देता किनको? डेलीगेट्स को। हुआ क्या बेटा, इसमें इन्वर्जन लगा दिया। ये कंडीशनल सेंटेंस का क्वेश्चन है। इफ सब्जेक्ट हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, आगे वाला क्लोज बनेगा सब्जेक्ट वुड या फिर कुड हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म, है ना? अगर इन्वर्जन लगा दोगे तो इन्वर्जन में क्या होता है, यहाँ पे तो सब्जेक्ट वुड के स्थान पे बेटा कुड भी आ सकता है, माइट भी आ सकता है। ठीक है, सब्जेक्ट वुड हैव V3, सब्जेक्ट कुड हैव V3, इसे कहते हैं बेटा कंडीशनल टाइप 3, है ना? तीसरे टाइप की कंडीशन होती है। इसका इन्वर्जन लगाओगे तो इन्वर्जन में हेल्पिंग वो बाहर आ जाती है, हेड बाहर आ जाएगा, फिर आ जाएगा बेटा सब्जेक्ट और फिर आ जाएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ से फिर इफ गायब हो जाता है, आगे वाला क्लोज सेम रहता है।
तो हैड सब्जेक्ट V3, देखना हैड के स्थान पे हैड है, ये ऑल ऑफ देम, ठीक है जी, सब्जेक्ट हो गया, V3 गॉन हो गया, ये तो सही है। आगे देखो सब्जेक्ट क्या है, इट है, फिर यहाँ पे कुड है, फिर यहाँ पे हैव है, फिर यहाँ पे बेटा V3 कौन सा वर्ड लिखा गया, V3 वर्ड लिखा गया बेटा इम्प्रेस्ड, कौन सा लिखा गया, इम्प्रेस्ड, है ना। तो ये तो ठीक है, नो एरर, कोई दिक्कत नहीं है भाई इसमें, ठीक है ना। अगर वो सारे के सारे वहां पे अपनी बुक्स के साथ जाते, इट कुड हैव इम्प्रेस द डेलीगेट्स, तो बेटा ये बात डेलीगेट्स को और ज्यादा क्या कर देती, इम्प्रेस कर देती। 20, ही एडवाइज मी टू वेट विद पेशेंसली, बेटा एक बात बताइए, ही एडवाइज मी टू वेट, उसने मुझे सलाह दी इंतजार करने की, पेशेंसली, धैर्य के साथ। अरे भाई मुझे एडवर्ब चाहिए, तो प्रेपोजिशन के बाद एडवर्ब का क्या ताल्लुक बनता है ना। ही एडवाइज मी, ही एडवाइज मी टू वेट पेशेंसली, इतना ही बोल सकते हो, विद पेशेंसली क्या लगाना भाई, है ना। तो वर्ब के बाद ही क्या आ जाएगी, ही एडवाइज मी टू वेट पेशेंसली, जरूरत ही नहीं है भाई प्रेपोजिशन की, ठीक है। सेकंड पार्ट में एरर है। 21 से 25 तक क्वेश्चन है बेटा, पेयर ऑफ वर्ड्स हैव बीन डिनोटेड नंबर 1 2 3 4 5 इन ऑर्डर टू मेक, क्या बताना, अच्छा जी फिलर्स के क्वेश्चन आ गए जी, किसके क्वेश्चन आ गए, फिलर्स के क्वेश्चन आ गए। द फियर डैश विद फीलिंग्स, feeling incompetent is the fear of being humiliated, impressed and what? The fear afflicted with feeling incompetent, एक ऐसा डर जिससे आदमी क्या होता है, afflicted मतलब सताया जाता है, is the fear of being humiliated, इंडोव्ड विद, बेटा इंडोव्ड विद असल में पॉजिटिव क्वालिटी के साथ आता है। अच्छा यहाँ पे वर्ड देख लो लास्ट वाले, ये कहता है जो डर होता है, कौन सा डर, ठीक है, द फियर कंसिस्टेंट विद फीलिंग, गलत है यार, जिससे आदमी ह्यूमिलिएट हो जाता है, चलो मान लिया इम्प्रेस्ड हो जाता है, शर्मिंदा हो जाता है, ह्यूमिलिएटेड हो जाता है, और डैमेज्ड, डैमेज हो जाता है इंसान, नहीं, द फियर इम्ब्यूड विद, अच्छा जिससे इंसान ह्यूमिलिएटेड हो जाता है, इम्प्रेस्ड हो जाता है, और एक्सपोज, बेटा एक्सपोज का मतलब समझते हो क्या होता है, एक्सपोज का मतलब होता है मतलब सबके सामने आ जाता है एक तरीके से, लेकिन बेटा वो तो शर्मिंदा महसूस कर रहा है, गलत हो गया यहाँ पे। अच्छा फिर कहता है इज द फियर, ये एक ऐसा डर होता है, ह्यूमिलिएटेड, इम्प्रेस्ड एंड क्रिटिसाइज, इम्प्रेस्ड होता है मतलब शर्मिंदगी महसूस करना, ह्यूमिलिएटेड भी होता है मतलब थोड़ा शर्मिंदगी महसूस करना, लेकिन इंडोव्ड विद, बेटा इंडोव्ड विद तो पॉजिटिव क्वालिटीज के साथ आता है, गलत हो गया, ठीक है। डाउन ट्रोडन का मतलब क्या होते हैं, डाउन ट्रोडन होते हैं बेटा क्या, गरीब असहाय लोग, लेकिन यहाँ पे किसी की गरीबी असहाय का जिक्र नहीं किया जा रहा। अगर सेकंड ऑप्शन गलत क्यों है, क्योंकि बेटा डाउन ट्रोडन यहाँ पे आएगा, गलत, बेटा आंसर क्या बचा, फोर्थ बचा। द फियर एसोसिएटेड विद मतलब ऐसा डर जो जुड़ा रहता है किसके साथ, फीलिंग इनकम्पिटेंट, जब आदमी इनकम्पिटेंट फील करता है तो ये ऐसा डर होता है, इज द फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलिएटेड, इसमें इंसान को थोड़ा सा डर रहता है ह्यूमिलिएटेड होने का, थोड़ा डर रहता है इम्प्रेस्ड होने का, और बेटा थोड़ा डर किसका रहता है, वनरेबल होने का, कि वो थोड़ा असहाय कमजोर महसूस कर रहा है ना, न कि बेटा वो डाउन ट्रोडन गरीब महसूस कर रहा है, गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। आंसर बनेगा बेटा इसका फोर्थ। 22 बनाइए, गोपाल वॉज फ्रस्ट्रेटेड विद सुंदर, गोपाल जो था बेटा वो सुंदर के साथ फ्रस्ट्रेटेड था, बनाओ बेटा कौन सा आंसर बनेगा, शाबाश, एक बार स्टेटमेंट को पढ़ लो अच्छे से। Gopal was frustrated with Sundar who would not dash himself a deadline. सुंदर claimed he was working well without a deadline. सुंदर ने क्लेम किया कि वो बिना किसी डेडलाइन के अच्छा काम कर रहा है, but गोपाल and dash finally prevailed. But गोपाल, एक बात बताओ यार, एक ही चीज बता दो मुझे, शायद एक ही चीज से बात बच जाएगी। सुंदर ने क्लेम क्या किया, सुंदर ने एक दावा किया, उसने कहा क्या, ही वॉज वर्किंग वेल विदाउट ए डेडलाइन, कि वो तो बिना किसी डेडलाइन के अच्छे से काम कर रहा है। बट गोपाल, लेकिन गोपाल ने कहा ना कर नहीं रहा तू अच्छे से काम, डेडलाइन जरूरी है तेरे लिए। गोपाल ने उस बात पे जोर दिया, गोपाल ने उस बात पे क्या किया बेटा, जोर दिया, एंड फाइनली प्रिवेल्ड, और आखिरकार वो बात क्या कर दी बेटा, प्रिवेल्ड कर दी, ठीक है। तो गोपाल ने उस बात पे जोर दिया, इनफोर्स नहीं बेटा, मजबूर, गोपाल ने ऑर्डर नहीं दिया। स्टिपुलेट का मतलब क्या होता है, इनक्रेज करना होता है,
बेटा प्रेशराइज नहीं, बेटा गोपाल ने अपनी जिद क्या रखी, जारी रखी। बेटा एक वर्ड आएगा परसिस्टेड। परसिस्टेड का मतलब होता है अटल रहना, अड़े रहना यहाँ पे, ठीक है। और ये देखो बेटा कमिट का मतलब होता है करना। देखो गोपाल फ्रस्ट्रेटेड था सुंदर के साथ। हु वुड नॉट कमिट हिमसेल्फ टू ए डेडलाइन, कि वो खुद है ना कमिट नहीं करेगा डेडलाइन के प्रति, ठीक है। बेटा यहाँ पे वर्ड भी कमिट आएगा, ठीक है। और एक बात तो आप डिक्लेयर्ड कैसे लगा दोगे बेटा, मोडाल के बाद तो वी1 आता है, ठीक है। हु वुड नॉट इंक्रेज हिमसेल्फ, जो कि खुद को इंक्रेज नहीं करेगा डेडलाइन के लिए। गोपाल इसलिए फ्रस्ट्रेट है सुंदर के साथ, जो कि सुंदर इंक्रेज नहीं करेगा खुद को, नहीं बेटा, ठीक है। अच्छा ऑर्डर वाली बात नहीं आएगी, गोपाल ने ऑर्डर दिया, इसकी वजह से कैंसिल हो गया, ठीक है। कोऑपरेट, कि हु वुड नॉट कोऑपरेट हिमसेल्फ, बेटा कोऑपरेट विद आता, ठीक है। अगर हिमसेल्फ के साथ भी लिखता तो कोऑपरेट विद हिमसेल्फ लिखना पड़ता, ठीक है, कुछ ऐसा लिखना पड़ता है यहाँ पे। तो यहाँ पे कोऑपरेट की सेंस नहीं बनेगी, आंसर बनेगा बेटा हु वुड नॉट कमिट एंड परसिस्टेड, है ना। उसने कहा भी तू बिना डेडलाइन का काम नहीं करेगा, लेकिन गोपाल ने, उसने कहा कि मैं काम कर लूंगा, लेकिन गोपाल ने फिर भी उस बात पे क्या दिया, जोर दिया बेटा, अटल बनाए रखा उस बात को, परसिस्टेड आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखो, आई एम नॉट इजली व्हाट, आई एम नॉट इजली empowered by pressure that would interfere with accomplishing the goal of my unit. I stick to my desk. I stick to my conviction. मैं मेरी दोष सिद्धि से, मैं मेरे आरोपों से चिपका हुआ हूं। गलत बात, सेंस तो पॉजिटिव आ रही है, ठीक है। ये कहता आई एम नॉट इजली, मैं इतना आसानी से डिस्करेज नहीं होता, क्योंकि मैं मेरी अचीवमेंट से चिपका हुआ हूं। आई एम नॉट इजली discouraged by pressure that would interfere with accomplishing the goal of my unit, जो कि मेरी गोल को पूरा करने में क्या करेगा बेटा, बाधा उत्पन्न करेगा। मैं उस प्रेशर के साथ, उससे, उस प्रेशर से मैं डिस्करेज नहीं हूं। अच्छा, आई स्टिक टू माई प्रोजेक्शंस, बेटा प्रोजेक्शंस का मतलब मटेरियल्स होते हैं, मैं मेरे मटेरियल से चिपका हुआ हूं, गलत बात है, सेकंड गलत हो गया, ठीक है। आई एम नॉट इजली एम्पावर्ड, मैं आसानी से एम्पावर्ड नहीं हूं मेरे प्रेशर से, मतलब मेरे प्रेशर जो है बेटा वो मेरे को एम्पावर्ड नहीं बनाता है, नहीं बनाता फिर तो ये नेगेटिव सेंस होगी, बल्कि इसे एम्पावर्ड बनाना चाहिए था इसको, ठीक है। बेटा आंसर क्या आएगा, आंसर आएगा आई एम नॉट इजली पेसिमिस्टिक बाय प्रेशर। पेसिमिस्टिक वर्ड सुना है, निराशावादी, कि भाई दबाव से मैं निराश नहीं होता, मैं मेरे आई स्टिक टू माई व्यूज, मैं मेरे विचारों से चिपका हुआ हूं, मैं मेरे थॉट से चिपका हुआ हूं, मैं निराश होने वालों में से नहीं हूं। पेसिमिस्टिक होता है निराशावादी, ठीक है। बेटा सबसे जायज ऑप्शन क्या होगा, फर्स्ट होगा इसका, ठीक है। आई एम नॉट इजली पेसिमिस्टिक बाय प्रेशर, है ना, मैं प्रेशर या दबाव में आकर के निराश होने वाला निराशावादी आदमी नहीं हूं। आई स्टिक टू माई ओपिनियंस, आई स्टिक टू माई व्यूज, मैं मेरे विचारों के साथ क्या हूं, चिपका हुआ हूं, है ना, उन्हीं की सुनता हूं मैं। 24, कोर्सन समटाइम्स लीड टू, बेटा कोर्सन का मतलब क्या होता है, दबाव होता है बेटा, प्रेशर होता है, मतलब जबरदस्ती होता है। कई बार जबरदस्ती लीड टू द डैश ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, बेटा कई बार क्या होते हैं, जो शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, छोटे मोटे गोल अगर आपको अचीव करने होते हैं, उसके अंदर कभी कभार क्या होता है बेटा, जो कोर्सन समटाइम्स लीड टू द डैश ऑफ शॉर्ट टर्म गोल्स, बट अच्छा एक बात बताओ, कोर्शन के बारे में सबसे पहले थोड़ा सा पॉजिटिव जिक्र किया जा रहा है, क्यों, ये कहता है कभी कभार दबाव और जबरदस्ती यार काम भी कर जाता है, किसी काम को सही भी बना देता है। फिर कह रहा है बट इट्स ड्रॉबैक्स, लेकिन इसकी कमियां, बेटा बट वाले में इसकी कमियां दिखाई जा रही है, बोले तो बट वाले के बाद बात नेगेटिव आ रही है, तो बट से पहले बात कैसी आएगी, पॉजिटिव, तो मुझे पॉजिटिव वर्ड चाहिएगा, क्या चाहिएगा, पॉजिटिव वर्ड चाहिएगा। कोर्सन समटाइम्स लीड टू द, कोर्सन कभी कभार लीड कर जाता है किसकी तरफ, डैश ऑफ शॉर्ट टर्म्स गोल। अच्छा बेटा गोल्स का मतलब मकसद, टारगेट, और मकसद शॉर्ट टर्म गोल्स का मतलब थोड़े से टाइम में कुछ गोल्स, थोड़े से टाइम के लिए कुछ गोल्स हो, मतलब कुछ टाइम लगे, जिन गोल्स को आप अचीव कर लो उन्हें क्या बोल दिया गया, शॉर्ट टर्म गोल्स बोल दिया गया। अब ये कहता है कभी कभार जो कोर्सन है ना वो काम कर जाता है, वो लीड कर जाता है कि इससे हम क्या कर लेते हैं, इससे हम शॉर्ट टर्म्स गोल्स को अचीव कर लेते हैं भाई, किसकी वजह से, कोर्सन बोले तो मजबूरी की वजह से, ठीक है, प्रेशर दबाव की वजह से, ठीक है, जबरदस्ती की वजह से, है ना, कभी कभार जबरदस्ती भी काम आ जाती है और चीजें क्या हो जाती हैं, अचीव हो जाती हैं। तो बेटा शॉर्ट टर्म गोल्स को क्या करने की बात बोली जा रही है, रियलाइजेशन की, नहीं भाई। क्या शॉर्ट टर्म गोल्स की तारीफ करनी है, नहीं भाई। शॉर्ट टर्म गोल्स की अचीवमेंट,
अचीवमेंट होता है बेटा उपलब्धि, लेकिन बेटा शॉर्ट टर्म्स गोल को अकॉम्प्लिशमेंट करने की बात है बेटा। अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है पूरा करना, और अचीवमेंट होती है बेटा उपलब्धि। तो ये कह रहा है कभी कभार क्वेश्चन काम आ जाता है क्या, कि इससे अकॉम्प्लिशमेंट मिल जाता है, पूरे हो जाते हैं क्या, शॉर्ट टर्म्स गोल्स पूरे हो जाते हैं, बट इट्स ड्रॉबैक्स, लेकिन कभी कभार इसकी कमियां फार डैश इट्स एडवांटेजेस, लेकिन बेटा कई बार इसकी कमियां ज्यादा नजर आती है किसकी बजाय, इसके फायदों की बजाय। मतलब मजबूरी या जबरदस्ती का बेटा 5% फायदा मिल भी जाता होगा कहीं, लेकिन इसका 90% क्या है, इसका नुकसान है। ठीक है, ये बात तो बोली जा रही है। ये कहता है ठीक है कभी कभार तो काम आ जाता है कि कुछ शॉर्ट टर्म्स गोल्स तो आप अचीव कर लेते हैं जबरदस्ती करके, लेकिन बेटा बट इट्स ड्रॉबैक्स फार आउटवे, है ना, लेकिन बेटा इसकी ड्रॉबैक्स कहीं ज्यादा है किसकी बजाय, इसके एडवांटेजेस, इसके फायदों की बजाय। कहानी समझ आ रही है? ठीक है, तो आंसर बेटा थर्ड बिल्कुल सही होगा, फोर्थ और फिफ्थ यहां पे नहीं होंगे। 25. Professionals focus their dash on fulfilling their responsibility and achieving results, not on an particular image. Professional focuses their what? On fulfilling their responsibilities and achieving results. एक बात बताइए बेटा, जो प्रोफेशनल्स हैं बेटा वो ध्यान देते हैं अपनी, किस चीज के ऊपर ध्यान देते हैं, अपनी प्लानिंग के ऊपर ध्यान देते हैं क्या, कि अपनी प्लानिंग करके वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रिजल्ट्स को प्राप्त कर ले। बेटा क्या सिर्फ प्लानिंग करते करते रिजल्ट प्राप्त हो जाएंगे? गलत बात है भाई। प्रोफेसर फोकसेस देयर लीडरशिप। अच्छा, जो प्रोफेशनल्स होते हैं बेटा वो सिर्फ अपनी लीडरशिप के ऊपर ही ध्यान देते हैं, बस हमेशा लीडरशिप के ऊपर ही ध्यान देते हैं, जिसकी वजह से वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रिजल्ट्स को अचीव कर लेंगे। तो बेटा क्या अकेला लीडरशिप पे ध्यान देने से रिजल्ट अचीव हो जाएंगे? गलत। या तो बेटा बात ये होनी चाहिए, या तो वो क्या करते होंगे अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देते होंगे, ठीक है, या फिर एक वर्ड है बेटा एनर्जीज, या फिर एक वर्ड क्या है एबिलिटीज। चलिए देखते हैं। फिर कहता है, अच्छा एक काम करते हैं, पहले पांचवा क्वेश्चन, पांचवा ऑप्शन देते हैं। प्रोफेशनल्स फोकस देयर स्किल्स, अपनी स्किल के ऊपर ध्यान देते हैं फुलफिल करने के लिए। क्या फुलफिल करने के लिए? अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल करने के लिए, अचीव करने के लिए रिजल्ट्स को। नॉट ऑन ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर इमेज, नॉट ऑन ऑब्टेनिंग अ पर्टिकुलर इमेज। अच्छा, कि वो अपनी स्किल्स के ऊपर ध्यान देते हैं प्रोफेशनल्स, न कि किसी पर्टिकुलर इमेज को ऑब्टेन करने के ऊपर। अच्छा, फिर कहता है वो अपनी एनर्जीज पे ध्यान देते हैं, न कि किसी पर्टिकुलर इमेज को पोर्ट्रेइंग करने की तरफ। बेटा वो अपनी एनर्जी के ऊपर, स्किल के ऊपर नहीं भाई, बेटा अपनी काबिलियत के ऊपर यकीन करते हैं। वो अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन करते हैं बेटा, ताकि वो क्या कर पाए, ताकि वो अपने रिजल्ट्स को अचीव कर पाए। नॉट ऑन कंट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर इमेज, नॉट ऑन कंट्रीब्यूटिंग अ पर्टिकुलर इमेज। ठीक है, मतलब किसी पर्टिकुलर इमेज को वो कंट्रीब्यूट, उसमें योगदान नहीं देते भाई। ठीक है, बात तो ये सही है, मतलब उसमें वो योगदान नहीं देते। वो क्या करते हैं, वो बेटा अपनी एबिलिटीज के ऊपर यकीन करते हैं ना। काफी बार होता है ना, अपनी एबिलिटीज, अपने हुनर को पहचानो। तो प्रोफेशनल अपनी एबिलिटीज के ऊपर क्या करते हैं, हाँ बेटा अगर इंप्रूव करने की बात होती ना, कि प्रोफेशनल स्किल्स को इंप्रूव करते हैं, तो मैं स्किल ऑप्शन में ले आता। प्रोफेशनल स्किल्स को इंप्रूव करते तो मैं ले आता, लेकिन इंप्रूव था नहीं, तो फोकस करने की बात थी। तो वो ध्यान देते हैं क्या, कि उनके अंदर कितनी काबिलियत है, कितनी एबिलिटीज है, जिससे वो अपना रिजल्ट अचीव कर पाए, है ना। तो भाई अपनी एनर्जी स्किल्स नहीं, अपनी एबिलिटीज के ऊपर फोकस करते हैं। सबसे मोस्ट फेवरेबल आंसर होगा बेटा कौन सा, 25 का थर्ड। आ जाइए बेटा 26 से 30। ठीक है, पैराग्राफ आ गया अपना रीऑर्डर का, है ना, वर्ड आ गया बेटा यहाँ पे। रीऑर्डर के क्वेश्चन अपने को बनाने हैं, शाबाश बनाइए। कौन सी फर्स्ट लाइन होगी, कौन सी सेकंड होगी, कौन सी थर्ड होगी, बना दो भाई। बेटा क्या तुम हाउ एवर से लाइन स्टार्ट कर दोगे? हाउ एवर, फिर भी ऐसा हुआ, मतलब सी फर्स्ट नहीं होगा। अच्छा पहले तो ये देख लेते हैं इसमें क्या पूछा गया। अच्छा तो फिफ्थ लाइन पूछ रखी है, कहीं इसमें ये पूछा कि फर्स्ट लाइन कौन सी होगी। हाँ, 30 नंबर क्वेश्चन में पूछ रखा है पहली स्टेटमेंट कौन सी होगी। तो बेटा फर्स्ट ना तो सी हो सकती, ठीक है, इसमें फिर से हाउ एवर ना ये हो सकती, ठीक है। टू गिव वन एग्जाम्पल मिनट्स फ्रॉम द मॉडल विलेज, कौन सा होगा जी? द गवर्नमेंट हैज बीन, यहां पे एक वर्ड लिख दिया बेटा द गवर्नमेंट। और और एक बेटा क्या लिखा गया, अ ग्रुप ऑफ फॉरेन एंड लोकल मीडिया पर्सनल्स हु वर फ्लोन इनटू द गवर्नमेंट मॉडल विलेज। सही बात है बेटा, ठीक है। अब एक बात सुनो, ये इंट्रोडक्शन भी हो रहा है, ए आर्टिकल भी आ गया,
ए एन इंट्रोडक्शन को बताते हैं, द डेफिनेट आर्टिकल होता है, वो क्या बताएगा, वो बार बार होने वाली चीज को बताएगा। तो ये इंट्रोडक्शन भी था बेटा। जो सबसे पहली लाइन होगी वो डी होगी, सॉरी कौन सी, ई थी क्या, ई थी, ई थी, तो बेटा आंसर आ जाएगा ई, ये रहा फिफ्थ। कौन सा आ जाएगा, फिफ्थ, ये फर्स्ट लाइन होगी। अब देखते हैं बेटा सेकंड कौन सी होगी। ठीक है, ई होगी क्या अपनी फर्स्ट लाइन, या फिर कुछ और भी है भाई इसमें। द गवर्नमेंट हैज बीन talking for months about its preparedness to accommodate the displaced in temporary camps. Written with the impressions the government was simply not geared to meet gigantic task. A group of foreign local media personnel who were flown into the government model village on the outskirts of Wavunia returned with impression that the government was simply not geared to meet. बेटा एक चीज समझना भाई, एक थोड़ा सा ध्यान देना, एक मिनट रुकना भाई। स्टूडेंट इस डी लाइन को पढ़ना। द गवर्नमेंट हैज बीन टॉकिंग फॉर मंथ्स, कई महीनों से सरकार बात कर रही है, अबाउट इट्स प्रिपेयर्डनेस, अपनी योजना के बारे में, टू अकोमोडेट मतलब सुविधा देने के लिए किनको, द डिस्प्लेस्ड, ऐसे बंदे जो अपना स्थान छोड़ करके कहीं चले गए हैं, इन टेम्परेरी कैंप्स, जो टेम्परेरी कैंप्स में रह रहे हैं, मतलब जो बंदे टेम्परेरी कैंप्स में रह रहे हैं ना, उनके लिए सरकार कई महीनों से बात ही कर रही है। ठीक है, और हुआ क्या बेटा, उसके बाद में एक फॉरेन का ग्रुप और मीडिया पर्सनल का ग्रुप जाता है। ठीक है, फिर वो वापस लौट के आता है विद इंप्रेशन, एक चीज लेकर के आता है, उसे पता चलता है द गवर्नमेंट वाज सिंपली नॉट गियर्ड टू मीट गिगेंटिक टास्क, कि सरकार जो है वो इच्छुक ही नहीं है कि वो कोई बड़े फैसले लेकर के आए। तो इसका मतलब बात तो ठीक है कि डी जो लाइन है, डी में कहा जा रहा है सरकार कई महीनों से सिर्फ बात बना रही है। डी, एक मिनट समझना बेटा, डी अच्छा कई महीनों से बात बना रही है। फिर क्या होता है बेटा, एक ग्रुप इन्हें फेस करने जाता है और वापस लौट के आता है, वो कहता है कि सरकार सिंपली नॉट गियर टू मीट द गिगेंटिक टास्क, कि सरकार वास्तव में क्या कर रही है बेटा, वो सिंपली नॉट गियर्ड, मतलब वो आगे एडवांस नहीं हो रही है क्या करने में, कुछ बड़े फैसले लेने में। इसका मतलब वो सिर्फ और सिर्फ क्या बना रही है, वो बात बना रही है। इस और बात कई महीनों से चल रही है, तो बेटा ये देखो कई महीनों से सरकार आलाटाली कर रही है, मतलब बात को मतलब टॉकिंग कर रही है, बस बात बात कर रही है। इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए कौन जाता है, इस चीज को ऑब्जर्व करने के लिए फॉरेन और लोकल मीडिया पर्सनल का ग्रुप जाता है बेटा। ठीक है, किसी वेनिनवेना नाम की आउटस्कर्ट्स इस मॉडल विलेज को देखने के लिए जाता है। ठीक है, इन द गवर्नमेंट मॉडल विलेज, और वहां पे जाके देखता है सरकार तो बिल्कुल काम नहीं कर रही। बेटा डी के बाद ही तो ई आएगा, डी के बाद क्या आएगा, ई आएगा। ठीक है, अब इस मॉडल विलेज को देख लो, कहां का जिक्र आ रहा है इसका। ठीक है, ये रहा फ्रॉम द मॉडल विलेज। ठीक है, एक बार और देखो भाई इस क्वेश्चन को, एक चीज और देख लो अब, फिर देखना, रुको रुको, हाउ एवर द ग्राउंड रियलिटीज आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरीज। सुनो एक मिनट सुनो, सरकार सिर्फ बात बना रही है, डी हो गया। उन्होंने जाके ऑब्जर्व किया कि सरकार तो कोई काम ही नहीं कर रही। ठीक है, द गवर्नमेंट वाज नॉट सिंपली गियर टू मीट, ठीक है, वो तो अपने टास्क को, जो गिगेंटिक टास्क, उसका बहुत बड़ा टास्क है, उसको वो सिंपली क्या गियर्ड अप, मतलब उसको बढ़ा नहीं रही है वो। इसका मतलब देखना, अगर वो उस टास्क को नहीं बढ़ा रही है तो बेटा सरकार क्या कर रही है, देखो ग्राउंड रियलिटीज आर फार फ्रॉम सेटिस्फैक्टरी, उन बंदों ने बाहर आके कहा कि सरकार की जो ग्राउंड रियलिटीज है ना, वो तो सेटिस्फैक्टरी से बहुत परे है बेटा, डी ई सी। ठीक है, और फिर आएगा बेटा बी। अब इसका सही ऑर्डर ये बनेगा, देखो मैं अब सारी चीजें आपको बता देता हूं, डी, डी ई सी बी ए। देखो अब दोबारा से बताता हूं, मैं आपको सारी चीज बताता हूं, डी सी, डी ई सी बी ए। अच्छा बी के बाद क्या लिखा अपन ने, ए लिखा। ठीक है, बी के बाद अपन ने क्या लिखा देखो। अच्छा यहाँ पे टू गिव वन एग्जाम्पल, देखना बेटा, यहाँ पे एक वर्ड है टू गिव वन एग्जाम्पल। ठीक है, और यहाँ पे मैंने बी को ए से जोड़ा, हाउएवर एट द मोमेंट ओनली वन कैंप विच कैन अकोमोडेट 500 फैमिलीज इज रेडी, द रेस्ट आर हाउस्ड इन स्कूल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स। ठीक है, देखो सही बात है, देखो देखो देखो, सबसे पहले कहा जा रहा है क्या कि 500 परिवार जो है बेटा, ठीक है, वो मतलब रेडी है, और रेस्ट जो है वो रुके हुए हैं स्कूल्स और अदर पब्लिक बिल्डिंग्स पे। अच्छा यहां पे समझना, फिर कहता है सेवरल हंड्रेड्स पीपल, मतलब कई दूसरे, मतलब सैकड़ों लोग, वो एक स्कूल में क्या है,
वो एक स्कूल में हाउस है, ठीक है, स्कूल में रह रहे हैं, ठीक है। और ईच क्लासरूम इज पैक्ड देयर बिलोंगिंग्स केप्ट इन द वॉल्स, मतलब देखो बेटा, टू गिव वन एग्जांपल, ये एक एग्जांपल से बता रहा है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, लेकिन हाउ एवर द मोमेंट ओनली वन कैंप विच कैन अकोमोडेट डैश। एक बात बताओ, यहाँ पे लिखा गया था रेस्ट आर हाउस्ड इन स्कूल्स एंड अदर पब्लिक बिल्डिंग्स, और जो दूसरे स्कूल्स में है वो कहाँ कहाँ रह रहे हैं, फिर स्कूल्स के क्लासरूम का जिक्र किया जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब पहले किसकी बात आएगी, पहले स्कूल्स की बात आएगी और फिर उसके क्लासरूम की बात आएगी। बेटा बी के बाद क्या आएगा, ए आएगा, बी के बाद ए आएगा। फिर क्या होता है, सरकार सिर्फ बातें बना रही है, डी, ठीक है। इन बातें बना रही, इनको जाकर के कौन देखते हैं, फॉरेन और लोकल मीडिया पर्सनल देखते हैं, ई। ये आके आपको क्या बताते हैं, ये कहते हैं भाई ग्राउंड रियलिटी तो किससे, सेटिस्फैक्ट्री से बहुत परे है, सी, ठीक है। फिर वो सी के बाद में क्या बोलेगा, बी, फिर कहता है कि ओनली वन कैंप है जिसके अंदर 500 परिवार रह रहे हैं, ठीक है, और बाकी सारे स्कूल्स और दूसरी बिल्डिंग्स में, फिर कहता है स्कूल्स की जो दीवारें उनके ऊपर उनके थैले टंगे हुए हैं, इस प्रकार से कुछ ऐसी बातें बोली जा रही है। तो बेटा डी ई सी बी ए ये सबसे सही ऑर्डर है। अब इस क्वेश्चन को बना लो डी ई सी बी ए। अब देखो क्या पूछा है, पांचवा, पांचवा ए, फिर अपना ऑर्डर क्या आया था, डी ई सी बी ए, फोर्थ क्या बनेगा, फोर्थ बनेगा बी, ठीक है। फिर कौन सा पूछा, थर्ड, सी, ठीक है। फिर कौन सा बनेगा सेकंड, ई, और फिर कौन सा बनेगा फर्स्ट, डी। बेटा फर्स्ट कौन सा आएगा, फर्स्ट आएगा बेटा अपना डी, ठीक है। ये अपना सही ऑर्डर होगा भाई, ठीक है ना। तो ये आपका जो कल टेस्ट हुआ था बेटा है ना क्लास में, उसका सॉल्यूशन मैंने यहाँ पे आपको करवा दिया है, ठीक है, 30 क्वेश्चन का। तो ये आपके 30 क्वेश्चन थे। ये आपका टेस्ट का नेम था, है ना, SKPO1AA ZKN, है ना, ये टेस्ट था। इसके 30 क्वेश्चन का अपना क्या होगा, सॉल्यूशन। और आज 12 बजे के बाद है ना इस वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा आपका, ठीक है, यूट्यूब पे, और आप इस वीडियो को वहां से देख सकते हैं, ठीक है, इस सॉल्यूशन को देख सकते हैं। ओके, आज जो टेस्ट होगा इसका सॉल्यूशन कल मिल जाएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच।